एग्जाम्पल नंबर 32, which is, in how many ways can 9 students be divided equally into 3 groups? Okay, 9 students divided into 3 groups. Okay, ये क्वेश्चन है। तो 9 स्टूडेंट्स जो है उनको इक्वली डिवाइड करना है इन 3 ग्रुप्स। ओके, तो एक तो हमें पता है 9 स्टूडेंट्स है, तो 3 ग्रुप्स में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो 9 में से 3 को सिलेक्ट करते हैं, विच इज 9C3। ओके, अब कितने बचे? 6 स्टूडेंट्स बच गए। 6 में से भी 3 को सिलेक्ट करेंगे, तो अब बच गए 3 स्टूडेंट, तो 3C3 भी हो जाएगा। ओके, लेकिन इनको आप, ये तो हमने 9 में से 3 को 3 के डिवाइड किए। ओके, लेकिन इसका एक स्टूडेंट यहाँ पे आ सकता है, इसका एक स्टूडेंट यहाँ पे आ सकता है, तो इन तीनों का भी हम 3 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि अंदर अंदर भी एडजस्ट हो सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 9C3 इंटू 6C3 इंटू 3C3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। ओके, क्योंकि यहाँ पे चेंज होगा स्टूडेंट्स के अंदर। तो 9C3 कैसे लिखेंगे? 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6C3 क्या होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 3C3 विच इज 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास? 3 फैक्टोरियल है। ओके, तो ये जो है इसको हम लिख सकते हैं 3 3 ज़ा 9 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8 है एंड 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अब इसको अगर आप पूरा मल्टीप्लाई कर दे 2 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल विच इज 6, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 280। ओके, क्या है? 280। अभी एक तो मेथड ये हो गई, अब इसकी दूसरी भी मेथड है, ये इसको बोलेंगे नंबर 1। अब नेक्स्ट मेथड है मेथड नंबर 2। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, डिफिकल्टी हो रही है, तो क्या होगा? कितने स्टूडेंट्स को हमें डिवाइड करना है? 9 स्टूडेंट्स को। तो ये हो जाएंगे 9 स्टूडेंट्स कितने वे में हम कर सकते हैं अरेंज? तो 9 फैक्टोरियल वे में। ओके, अभी क्या होगा? कितने ग्रुप्स बनेंगे? तो 3 फैक्टोरियल ग्रुप्स बनेंगे। ओके, 3 स्टूडेंट्स 3 ग्रुप्स के। अब 3 फैक्टोरियल मतलब 1 2 और 3 ग्रुप बने। तीनों ग्रुप जो है वो अंदर अंदर कितनी वे में सिलेक्ट अरेंज हो सकते हैं? तो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल होल क्यूब। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल रेज टू 4 एंड ये आंसर हो जाएगा 280। अब ये जो 3 फैक्टोरियल से हमने डिवाइड किया ना, वो कौन से केस में होगा? जहां पे हम स्टूडेंट्स को डिवाइड करते हैं उन 3 ग्रुप्स, मतलब के अंदर अंदर चेंज होने से उसका मतलब मीनिंग चेंज हो जाएगा। मतलब एक स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट ही होगा, हर एक स्टूडेंट डिफरेंट होगे, मतलब कि कोई भी कैटेगरी है जो डिफरेंट होगी, तो डिफरेंट चीजें है। या फिर हमें बोला गया है कि 3 डिफरेंट बॉल्स। ओके, 3 डिफरेंट बॉल्स मतलब डिफरेंट वर्ड का यूज किया हुआ है, तब हम ये इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। लेकिन हमें सिर्फ डिफरेंट नहीं बोला गया है और बोला गया है 3 बॉल्स। ओके, तो 3 बॉल्स क्या हो जाएंगे? तीनों के तीनों एक जैसा ही है ना, अंदर अंदर कहीं पे भी चेंज कर ले तो कोई मतलब नहीं रहता है। एक बॉल में यहाँ पे रखूं या यहाँ पे रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो जब सभी एक जैसी चीज है तब हमें ये 3 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करना है। लेकिन जब सारी की सारी चीजें जो है डिफरेंट है, ओके, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, ओके, या कोई भी पीपल है, ओके, हम है, मैं हूँ, तुम हो, कोई भी है। अगर 4 लड़कियां भी है तो चारों लड़कियां एक दूसरे से डिफरेंट है। 4 लड़के हैं तो चारों लड़के एक दूसरे से डिफरेंट है। तो जब भी कोई डिफरेंट थिंग होगी, सभी एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, तब हम इसको डिवाइड करेंगे बाय 3 फैक्टोरियल, और जब सब एक जैसे होंगे तब इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 32। अब जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 33 के लिए। 33 का अगर 2 है, फर्स्ट एंड सेकेंड,
okay, which says that number 1 is find the number of ways in which 12 apples, okay, 12 apples can be divided equally among 4 boys, okay. अब हमें डिवाइड किसको करना है, 12 एप्पल्स को, ओके. मेरे पास 1 2, सॉरी मैंने गलत ड्रॉ किया, 1 2 3 4 ऐसे करके 12 एप्पल्स है, ओके. अब मैं ये 4 दूं, फिर ये 3 करके ये चौथा लूं, कुछ भी ले लूं, हर 4 बॉयज के अंदर मुझे डिवाइड करना है. तो 4 डिवीजन होगा, 1 2 3 एंड 4. 4 में डिवाइड करना है तो हर एक को, मतलब फर्स्ट को कितना मिलेगा 3, सेकंड को मिलेगा 3, थर्ड को मिलेगा 3, फोर्थ को भी मिलेगा 3, ओके. तो 4 बॉयज को मैं 3 एप्पल डिवाइड कर रही हूँ. तो मेरे पास अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके, ऐसे 12 थिंग्स है, 12 एप्पल्स है, ओके. तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, फर्स्ट को दिया, ये फर्स्ट को दिया, सेकंड को दिया, थर्ड को दिया, फोर्थ को दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मैं ऐसे करके डिवाइड कर सकती हूँ. या फिर मुझे पता है 3 एप्पल्स जाएंगे सभी के लिए, तो मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड दोनों फर्स्ट को देती हूँ, सेकंड थर्ड फोर्थ सेकंड को देती हूँ, सॉरी ये 3 देती हूँ थर्ड को, और लास्ट वाले 3 देती हूँ फोर्थ को. या फिर मैं क्या करूंगी, 2 करके बांटूंगी और फिर 1 करके बांटूंगी. मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जैसे हम पत्ते जब खेलते हैं तो करते हैं कार्ड्स में, ओके, डिवाइस. तो ऐसे ही हम डिवाइड कुछ भी, कोई भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा. तो हमने 12 एप्पल्स है, तो 12 एप्पल्स को हम डिवाइड करेंगे इन 12 फैक्टोरियल वेज, ओके. ये जो मेथड 2 हमने की थी वही कर रही हूँ. 12 फैक्टोरियल वे में एप्पल को हम डिवाइड कर सकते हैं इन 4 बॉयज, ओके. 4 बॉयज है, 4 को कितने कितने देंगे, 3 3 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल रेज टू 4. तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, देखिए अब क्या है, हमने यहाँ पे 4 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं किया. क्यों नहीं किया, क्योंकि एप्पल्स है, सभी डिफरेंट नहीं होंगे, ओके. सारे के सारे एप्पल ही है, उसका उनके नाम अलग अलग नहीं होंगे, तो इसको डिवाइड नहीं करना है. तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल रेज टू 4, एंड द आंसर इज 369600, ओके. और अगर मेथड 2 से जाए, ये हमारी फर्स्ट मेथड है, अगर मतलब ये हमारी सेकंड मेथड थी, मेथड 1 से जाए तो क्या होगा, 3 3 के 4 ग्रुप होंगे, तो 12C3 के 12 में से सबसे पहले 3 ले लिया, तो बचे कितने 9, तो यहाँ से हो जाएगा 9C3 इनटू कितने बचे 6, तो 6C3 और हो जाएगा 3C3. अब इसका अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर वही होगा 369600. Okay, next example. Okay, which is इसका सेकेंड, 33 का 1 कर लिया, नंबर 2 की बारी. व्हाट इज सेकेंड, दिस सेज दैट in how many ways can a pack of 52 cards be divided equally among 4 players in order. Okay, तो 52 cards है, ये इसका एक पैक है, हमें किसके अंदर डिवाइड करना है, 4 प्लेयर्स में, ओके. ये सभी लोगों ने किया होगा, जजमेंट खेलते हैं तब यही होता है, ओके. तो 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स को 4 प्लेयर्स के अंदर डिवाइड करना है, तो कितने कितने होंगे, 13 कार्ड्स आएंगे, राइट. तो हमें ये भी पता है 13 + 13 + 13 + 13 इज इक्वल टू 52 होगा 4 प्लेयर्स के लिए. मतलब 13 कार्ड्स हम कोई भी वे में कर सकते हैं ना, जैसे मैंने अभी बोला था 2 करके करो, 3 करके करो, ऑल 13 एक साथ दे दो, 11 + 2 कर सकते हैं, या फिर 1 करके 13 को दे सकते हैं. कोई भी वे में हर एक का जो बांटने का तरीका है वो डिफरेंट होता है, ओके. तो वैसे ही वो कितने मेथड्स हो सकते हैं, जैसे हम इसको बांट सकते हैं सभी के अंदर. तो यही हमने करना है, यहाँ पे काउंट करना है. तो क्या होगा आंसर, ठीक. तो मेथड 1 से पहले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 52 कार्ड्स है, उसमें से 13
दे दिए एक प्लेयर को तो कितने बचे 39 बच गए। अब दूसरे को 13 दे दिए तो बच गए कितने 26। 26 में से 13 दे दिए तो बच गए कितने 13C13। तो ये हो गई हमारी टोटल वेज एंड विच इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको लिखे तो 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल इंटू 52 माइनस 13 इज 39 फैक्टोरियल इंटू ये 39C13। इसको कैसे लिखेंगे 39 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल एंड 39 माइनस 13 इज 26 फैक्टोरियल इंटू 26C13 कैसे लिखा जाएगा 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल इंटू 26 माइनस 13 विच इज 13 फैक्टोरियल इंटू 13C13 फैक्टोरियल which is equals to 13 factorial divided by 13 factorial into 0 factorial। तो अब देखते हैं ये क्या हो जाएगा 39 factorial कैंसिल हो जाएगा 26 factorial कैंसिल हो जाएगा 13 factorial कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या बचा 52 factorial डिवाइडेड बाय 1 2 3 एंड 4 मतलब 13 factorial raised to 4। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया 13 फैक्टोरियल रेज टू 4। अब मेथड 2 से जाते हैं तो 52 कार्ड्स को डिवाइड करना है तो 52 फैक्टोरियल तो हो ही जाएगा। अब 4 प्लेयर्स में डिवाइड करना है कितने कितने हो पाएंगे डिवाइड 13 तो 4 प्लेयर्स के लिए 13 फैक्टोरियल रेज टू 4। तो यही हो गया हमारा डायरेक्ट आंसर विच इज 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल रेज टू 4। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि ये पावर कोई 13 या 26 ऐसा कुछ हो रहा है 10 टू दी पावर, क्योंकि 52 फैक्टोरियल है और नीचे हमें डिवाइड करना है सिर्फ और सिर्फ 13 फैक्टोरियल से। तो ये बहुत ही बड़ी वैल्यू आएगी तो हम यहीं पे इसको आंसर छोड़ सकते हैं, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। कोई डाउट? No doubts. Okay. We'll go for the next example, which is example number 34. Okay. क्या है example number 34? Which is okay, interesting one. क्या है? Mr. X invites a party of 20 guests. Okay, हमारे पास 20 गेस्ट है। To a dinner and places 12 of them at a round table. Okay, 12 at a round table. And the other 8 guests at another round table. 8 at another round table. Find the total number of ways in which he can arrange all the guests. ये सारे के सारे गेस्ट कैसे अरेंज हो सकते हैं ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है क्या है। किसी के घर पे मतलब मेरे घर पे सपोज कर लो कि 20 गेस्ट आ रहे हैं आज, ओके, लेकिन मेरे घर पे जो सबसे बड़ा टेबल है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 12 लोग बैठ सकते हैं और वो राउंड टेबल है। ओके, राउंड टेबल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 12 लोग बैठ सकते हैं। दूसरा एक टेबल है जो छोटा है उससे थोड़ा और उसके ऊपर 8 पर्सन्स बैठ सकते हैं। ओके, तो ये हो गया 12 + 8 20। तो 20 गेस्ट का मेरा इंतजाम तो हो गया, लेकिन उनको मैं कैसे बिठा सकती हूँ वो बात तो रह गई। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले तो बड़ा टेबल ही होगा ना, बड़े टेबल पे ही सबको बिठाएंगे। तो सबसे पहले बिठाने के लिए क्या हो जाएगा 20 में से सबसे पहले 12 पर्सन्स को मुझे सिलेक्ट करना होगा। तो 20C12 हो जाएगा क्योंकि मैंने 12 पर्सन्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले कि कौन जो 12 है वो इस टेबल के ऊपर बैठेंगे। ये तो पहले हो गया 20C12 इनटू, अब क्या होगा ये 12 जो है वो राउंड टेबल पर कैसे एडजस्ट होंगे। तो कैसे एडजस्ट होंगे, तो हमें पता है राउंड टेबल जो था, राउंड टेबल के ऊपर अगर कोई पर्सन को हमें एडजस्ट करना है, अगर n पर्सन को एडजस्ट करना है तो वो क्या हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। याद है आप लोगों को, हमने परम्यूटेशन में ये किया है कि अगर n पर्सन्स को राउंड टेबल के ऊपर एडजस्ट करना है तो वो हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा
12 माइनस 1 फैक्टोरियल, ओके, इनटू अब क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 8% बच गए, क्योंकि 12 तो यहाँ पे एडजस्ट हो ही गया ऑलरेडी, तो 8% बचे, और उन सभी के लिए तो एक और टेबल है ही हमारे पास, तो उस टेबल के ऊपर कैसे वो लोग एडजस्ट करेंगे वो भी तो है, तो फिर से राउंड टेबल है तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो विच इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 20C12 इंटू 11 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, सो दिस इज अवर आंसर। ओके, यहाँ पे भी सेम ही है, सॉरी 8 नहीं 7 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम ही है, मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि 11 फैक्टोरियल को हम 7 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, 20C12 भी बहुत बड़ी वैल्यू है, तो ये जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर यही रहेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 35, विच इज क्या है, 18 गेस्ट हैव टू बी सीटेड हाफ ऑन ईच साइड ऑफ अ लॉन्ग टेबल। ओके, हमारे पास एक लॉन्ग टेबल है, उसमें क्या है 18 गेस्ट हैव टू बी सीटेड हाफ ऑन ईच साइड, मतलब दोनों साइड जो है हाफ हाफ को बैठना पड़ेगा, मतलब लॉन्ग टेबल है तो सर्कल टेबल तो है नहीं, राउंड टेबल नहीं है, 18 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, 18 में से दोनों को हाफ ऑफ करना है विच इज 9, तो 9 गेस्ट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 9% जो है वो यहाँ पे बैठे, सेम यहाँ पे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 9 यहाँ पे बैठे, तो हमारे पास दो ग्रुप हो गए, एक ग्रुप 1 एक ग्रुप 2। ओके, अब इसके अंदर क्या बोला गया है, 4 पर्टिकुलर गेस्ट डिजायर टू सीट ऑन 1 पर्टिकुलर साइड, अब इसमें से जो ये 4 पर्सन्स है 1 2 3 एंड 4, इन चारों को इसी साइड पे बैठना है, सपोज यहाँ पे अगर विंडो है हमारे पास, तो इनको ये विंडो साइड पे ही बैठना है, ये लोग यहाँ पे नहीं बैठेंगे, तो ये 4 का तो हमारा फिक्स हो गया, तो ये यहीं पे बैठेंगे। अब क्या है, एंड 3 अदर्स ऑन द अदर साइड, और उसमें से जो 3 है उन लोगों ने तो डिसाइड कर लिया कि वो लोग उनकी ऑपोजिट में ही बैठेंगे, तो ये भी डिसाइड हो गया। ओके, जैसे कि आप सपोज कर लो कि कपल है ये सारे, ओके, तो 3 कपल है तो इन लोगों को आमने सामने बैठना है, और ये जो है उनका छोटा भाई या बहन होगा तो उसको यहाँ पे साइड उनके साथ में बैठना, और बाकी ये जो सारे हैं वो बड़े बुजुर्ग हैं। ओके, तो इसीलिए उन लोगों ने उनके ऊपर छोड़ दिया कि आप लोगों को जैसे बैठना है बैठो, हम लोग ने यहाँ पे बैठना ठीक कर लिया है कि हम लोग ऐसे ही बैठे। ओके, तो अब क्या है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच द सीटिंग अरेंजमेंट्स कैन बी मेड, कि तो आप बताना है कि ये सीटिंग अरेंजमेंट कैसे हो सकती है। तो आप भी जब फैमिली में जाते होंगे कहीं पे खाना खाने के लिए या ऐसे होटल में, तो ऐसा ही होता होगा कि एक ग्रुप है जो ऐसे ही बैठ जाता है, बाकी के ग्रुप अलग से बैठते हैं, तो ये सब जो है वो कितनी वे में सीटिंग अरेंजमेंट हो सकती है वो हमें देखना है, कि इन चारों को इसी साइड पे बैठना है, इन तीनों को इनके ऑपोजिट में बैठना है, तो अब क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास 8 ये 9 को हमने कर दिया है। ओके, अब 4 पर्टिकुलर को एक ही साइड पे बैठना है। ओके, तो अब ये 4 लोग तो है बैठ गए, तो बाकी यहाँ पे कितने रहे, बाकी 5 गेस्ट बच गए। ओके, क्योंकि 9 बैठेंगे ना एक साइड पे, तो यहाँ पे 5 गेस्ट बच गए। ओके, और यहाँ पे जो है वो 3 यहाँ पे बैठ गए, तो 4 + 3 क्या होता है 7। 7 जो है आउट ऑफ 18, 7 ने अपनी सीटिंग कर ली है, तो बाकी कितने बचे +11, तो अब इन 11 बंदों को जो है वो हमको बिठाना है, तो 11 में से पहले कितने बचे, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे पहले 5 को हम बिठा देते हैं, तो क्या करेंगे 11C 5 वे में वो लोग बैठ जाएंगे, इनटू अब ये 11C 5 वे में बैठ जाएंगे, तो यहाँ पे जो बाकी के 6 बच गए वो तो अपने आप बैठ ही जाएंगे अंदर अंदर। ओके, अब अंदर कैसे बैठेंगे, यहाँ पे हो गया ये 4 तो अपनी जगह पे बैठ ही गए, अब यहाँ पे बैठने के लिए 5 को हमने चूज कर लिया है, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे 4 + 5 9 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, तो बाकी के 6 बच गए, उनके लिए सिर्फ ये 6 सीट ही है, तो अब तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सबकी सीटिंग हो गई, लेकिन अरेंजमेंट बाकी है, सीटिंग हो गई है, अरेंजमेंट बाकी है, तो अरेंजमेंट कैसे होगी, यहाँ पे हमारे पास 9 पर्सन्स है, यहाँ पे हमारे पास 9 पर्सन्स है, तो ये 9 पर्सन्स जो है वो अंदर कितनी तरीके से
खिसक सकते हैं, अलग अलग अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, तो वो होगा 9 फैक्टोरियल वे में। ओके, सेम थिंग यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी 9 पर्सन है और वो 9 पर्सन भी अपनी अपनी जगह 9 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हैं। तो हमारा जो अरेंजमेंट है वो क्या हो जाएगा, 11C5 इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। अब फिर से सेम थिंग, 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, और 11C5 जो है वो तो है सिर्फ और सिर्फ 462 इंटू 9 फैक्टोरियल होल स्क्वायर, क्योंकि अब ये जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी हो रही है, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, यहीं पे रख रहे हैं, विच इज 462 इंटू 9 फैक्टोरियल होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 36। which is a student is allowed to select at most n books from a collection of 2n plus 1 books. Okay, n books allowed है from 2n plus 1 books. Okay, if the total number of ways in which he can select at least one book, at least one book is 63, then find the value of n. हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। ओके, तो कोई गैस करेगा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? Any guess? ओके, एटलीस्ट वन बुक है 63, लेकिन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन ज्ञान से पढ़िए। इफ द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन सिलेक्ट एटलीस्ट वन बुक। ओके, तो हमने पहले किया है कि हमारे पास सपोज 9 एप्पल्स है, उसमें से हमें टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है, जिसमें से हम एटलीस्ट एक एप्पल तो उठाएंगे ही। ओके, तो वो क्या होता था, 9C1 प्लस 9C2 प्लस 9C3 अप टू 9C9, ये करते थे हम। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एप्पल नहीं है, यहाँ पे बुक है। तो कितनी बुक थी हमारे पास, 2n प्लस 1। ओके, और 2n प्लस 1 बुक में से हमें एटलीस्ट 1 बुक जो है वो लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 63। लेकिन कितनी बुक्स अलाउड है, n बुक्स। मतलब समझिए आप अगर स्कूल में या कहीं पे लाइब्रेरी में जाते होंगे, तो लाइब्रेरी में कुछ होगा रूल कि आप एक साथ मैक्सिमम इतनी बुक रख सकते हैं, इससे ज्यादा बुक नहीं रख सकते। ओके, तो मैक्सिमम बुक जो आप रख सकते हैं वो है n। ओके, मैक्सिमम बुक आप n रख सकते हैं। अब टोटल बुक हमारे पास है 2n प्लस 1। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है कि आप कितनी मैक्सिमम बुक रख सकते हैं। तो आपको बोला गया कि एटलीस्ट 1 बुक रख सकते हैं, ऐसे वे में आपके पास टोटल नंबर होगा 63। ओके, तो मतलब एटलीस्ट 1 बुक रखनी है, तो हम 9 में से एटलीस्ट 1 एप्पल फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास है कि 9 में से एटलीस्ट 1 एप्पल फाइंड कर सकते, एप्पल ले सकते हैं, और मैक्सिमम एप्पल हम 3 ले सकते हैं, तो हमारा आंसर यहीं तक होता है, विच इज 9C1 प्लस 9C2 प्लस 9C3। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या है, एटलीस्ट 1 बुक लेंगे और मैक्सिमम n बुक लेंगे, तो इसका जो नंबर है वो होगा 63। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 C1 प्लस 2n प्लस 1 C2
प्लस 2n+1 C3 अप टू कहाँ तक जाना है 2n+1 Cn। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 63 है। ये जो वेज है वो 63 है, ये हमें पता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है। कौन सा? ओके, तो सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर, मैं ये जो पूरी टर्म है लेफ्ट हैंड साइड उसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करती हूँ। ओके, तो विच इज देयरफॉर 1/2 इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 2n+1 C1 प्लस 2 टाइम्स 2n+1 C2 प्लस 2 टाइम्स 2n+1 C3 अप टू 2 टाइम्स 2n+1 Cn इज इक्वल्स टू 63। देखो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी किया और यहाँ पे डिवाइड भी किया, तो मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो राइट हैंड साइड जो है वो एज इट इज ही रहेगी, उसका आंसर सेम ही रहेगा 63। ओके, अब क्या करेंगे, ओके नेक्स्ट जो है अब हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इन ब्रैकेट। अभी देखो सारे के सारे टर्म्स जो है वो 2 टाइम्स हो गए हैं। ओके, अब एक चीज हमें पता है क्या, NCR इज इक्वल टू NCn-R, ये हमें पता है राइट। तो 2n+1 C1 इज इक्वल टू क्या होगा 2n+1 C 2n+1 - 1। ओके, ये 1R है, ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2n+1 C 2n हो जाएगा राइट। तो मैं ये जो फॉर्मूला है वो सभी के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, तो वो अप्लाई करके मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 2n+1 C1 प्लस 2n+1 C2n। ये 2 टाइम्स है तो ये दोनों एक हो जाएंगे, 2n+1 C1 प्लस 2n+1 C2n दोनों एक ही है और मैंने 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा, लिख पाऊंगी। वैसे ही सभी के अंदर करेंगे तो क्या मिलेगा 2n+1 C2 प्लस 2n+1 C 2n-1। ओके, ऐसे करके अगर मैं लिखती जाऊं आगे तो मेरा जो एंड होगा वो कहाँ पे होगा, विच इज 2n+1 Cn प्लस 2n+1 Cn+1। क्या अब आप पूछेंगे ये n और ये n+1 क्यों आए, क्योंकि ये दोनों तो मिडल टर्म होगी ना, लास्ट टर्म हमारी Cn है। ओके, तो हम देखिए यहाँ से n से जा रहे हैं और पीछे से वापस आ रहा है, तो बीच में हम कहाँ पे मिलेंगे मिडल टर्म के ऊपर, तो ये दोनों मिडल टर्म्स होंगी, तो मिडल टर्म तो दोनों की दोनों एक जैसी ही होगी, तो हमें ये मिलेगा। विच इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है ऑलरेडी 63। सो देयरफॉर ये हो गया 1/2 इन ब्रैकेट। अब फिर से हमें यूज करना है क्या, हमारे पास एक था NC1 प्लस NC2 अप टू NCn इज इक्वल्स टू क्या था 2n-1। याद है किसी को, यस और नो? ओके, तो अब हम यहाँ पे वही अप्लाई करते हैं। ओके, ये हमारा क्या हो गया, देखो 2n+1 C1 से लेके 2n+1 C2n तक है, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए 2n+1 C 0 से लेके
सॉरी 1 से ले लेते तो -1, लेकिन 2n प्लस 1 ये nc0 प्लस ऐड कर दे तो nc0, तो ये -1 निकल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2n रह जाएगा। ओके, तो वैसे अगर मैं लिख लूँ 2n प्लस 1 c0 से लेके 2n प्लस 1 c2n प्लस 1, तो ये हो गया 2n प्लस 1। ओके, लेकिन मेरे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और जा रहा है 2n तक। ओके, प्लस 1 वाला जो लास्ट टर्म है वो नहीं है, तो मैं वही अप्लाई कर लूंगी यहाँ पे। तो इसको मैं समेशन के तौर पे लिख लेती हूँ। समेशन क्या होगा, r इक्वल्स टू 0 टू 2n प्लस 1 2n प्लस 1 CR माइनस, अब जो फर्स्ट और लास्ट टर्म नहीं थी वो मैं सब्ट्रैक्ट कर लेती हूँ, तो 2n प्लस 1 C0 माइनस 2n प्लस 1 C2n प्लस 1। तो ये हो गई पूरी टर्म जो मैंने लिखा ये। ओके, विच इज इक्वल्स टू 63। ओके, सो देयरफॉर 1/2 इन ब्रैकेट, अब ये जो है 2n प्लस 1 CR r इक्वल्स टू 0 टू 2n प्लस 1, इसका इक्वल्स टू मिलेगा 2 रेज टू 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 C0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2n प्लस 1, ये भी हो जाएगा 1 विच इज इक्वल्स टू 63। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इन ब्रैकेट 2 रेज टू 2n प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 63। अब ये देखो इन दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इन ब्रैकेट क्या बचेगा 2 रेज टू 2n प्लस 1 वाला 2 कॉमन निकाल दिया, माइनस 1 इज इक्वल्स टू 63। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट 2 रेज टू 2n इज इक्वल्स टू 63 प्लस 1 इज 64। okay, तो इसके ऊपर से हमें क्या मिलेगा 2 रेज टू 2n इज इक्वल्स टू 64। ओके, तो 64 जो है वो 2 की कितनी पावर है, एनीवन? Yes, it is 2 raised to 6। तो ये पावर हम अब कंपेयर कर सकते हैं, तो बाय कंपेयरिंग द पावर वी कैन राइट दैट 2n is equals to 6 and which implies that n is equals to 3। तो हमें n की जो वैल्यू है वो मिल गई which is equals to 3। समझ में आया? होपफुली कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अब जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 37 जो है इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल, और उसके अंदर 2 पार्ट्स है लेकिन इजी है। Okay, 37 which says that there are 4 different letters and 4 addressed envelopes. 4 letters and 4 addressed envelopes. In how many ways can the letters be put in the envelopes so that number 1 at least one letter goes to the correct address? And number 2 is none of them goes to the correct address. ओके, क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, बहुत ही इजी है। ओके, हमारे पास 4 लेटर है 1 2 3 4 और हमारे पास 4 एनवेलप है 1 2 3 4, कि ये 4 लेटर है और ये 4 एनवेलप है। अब जो एनवेलप है उसके ऊपर ऑलरेडी एड्रेस लिखा हुआ है। ओके, इनके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है, तो अब रैंडमली किसी को कोई एक लड़के को या एक बंदे को बिठाना है जो बिना एड्रेस देखे एनवेलप के अंदर लेटर्स डाल दे।
कि तो ऐसे कितने वे है जहाँ पे एटलीस्ट एक लेटर जो है वो करेक्ट एड्रेस पे जाएगा. ओके, तो एटलीस्ट एक लेटर जो है वो करेक्ट एड्रेस पे जाना चाहिए. मतलब एक भी जा सकता है, दो भी जा सकता है, तीन भी जा सकता है और ऑल फोर भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए तो एक भी करेक्ट एड्रेस पर ना जाए. ओके, और सेकंड जो है वहां पे हमें फाइंड करना है कि ऐसे केस जहां पे एक भी जो है वो करेक्ट एड्रेस पे ना जाए, ऐसा. ओके, तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, सो फर्स्टली हम देखेंगे ऑल फोर. ओके, सारे के सारे करेक्ट एड्रेस पर जाए, वो कितने वे में हो सकता है. सिर्फ एक ही वे है ना, चारे के चारों जो है वो सभी के सभी ट्रू होंगे, तो फिर दूसरे तो हो नहीं सकती कोई वे. सिर्फ एक ही वे है तो उसके लिए होगा हमारे पास एक वे. ओके, अब हम देखते हैं कि सपोज 3 लेटर गोस टू दी करेक्ट एड्रेस. ओके, अब ये क्या होगा, अगर 3 लेटर मैंने करेक्ट एड्रेस के ऊपर भेजा तो जो चौथा लेटर है वो तो ऑलरेडी फोर्थ करेक्ट एड्रेस पे ही जाएगा ना, तो वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया है. तो ये पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ 3 करेक्ट एड्रेस पर जाए और चौथा जो है वो रॉन्ग एड्रेस पर जाए, पॉसिबल नहीं है. ओके, चौथा भी जो है वो करेक्ट एड्रेस पर ही जाएगा, तो वो होगा वही वाला ऑल गोज टू करेक्ट एड्रेस. ओके, अब ले देते हैं कि 2 गोज टू करेक्ट एड्रेस. ओके, तो 2 गोज टू करेक्ट एड्रेस में क्या हो सकता है हमारे पास. ओके, तो क्या होगा, हमें चेक करना है कि 4 में से कौन से 2 जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 4C2 वेज में. ओके, तो 4C2 वेज होंगे जहां पे ये जो होंगे वो करेक्ट एड्रेस पे जाएंगे. इनटू अब क्या होगा, सपोज मैंने ये दोनों करेक्ट एड्रेस पर भेजा, तो बाकी के ये दोनों रॉन्ग एड्रेस पे जाएंगे, मतलब कि एक दूसरे के एड्रेस पे ही जाएंगे ना, तो उसकी ज्यादा वे नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ वन वे होगी कि ये दोनों रॉन्ग एड्रेस पर जाएंगे. किसी और का एड्रेस तो ये ले ही नहीं सकते, तो ये जो है 2 लेटर्स गोज टू करेक्ट एड्रेस, उसके लिए हमारे पास होंगे 4C2 वेज. ओके, तो ऑल लेटर्स के लिए हो गया, 3 के लिए हो गया, 2 के लिए हो गया. अब क्या है, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एटलीस्ट 1 तो जाना ही चाहिए, तो 1 गोज टू दी करेक्ट एड्रेस. ओके, अब एक लेटर अगर करेक्ट एड्रेस के ऊपर जाएगा तो उसके लिए क्या होगा, 4 में से कोई भी एक जा सकता है, तो वो हो जाएंगे 4C1 वेज. ओके, लेकिन अब क्या होगा, हमें बाकी के 3 को भी देखना है ना. सपोज ये फर्स्ट वाला जो है वो करेक्ट एड्रेस के ऊपर चला गया, तो बाकी के ये जो 3 है, मतलब ये जो है इसके लिए कोई भी दो एड्रेस हो सकता है, या तो ये या फिर ये, इसके लिए भी या तो ये या तो ये, इसके लिए भी या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई भी हो सकता है. तो सभी के लिए हमारे पास कितने वेज होंगे, 2. तो 2 वेज होंगे जहां पे इनका एड्रेस गलत जा सकता है, तो ये हो जाएगा 4C1 इंटू 2 विच इज 4 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 8. तो 8 वेज होंगे जहां पे ओनली 1 लेटर गोज टू करेक्ट एड्रेस. ओके, अब टोटल नंबर है, टोटल तो फाइंड करना है, जहां पे एटलीस्ट 1 होगा, तो एटलीस्ट 1 का आंसर है 8 प्लस अब जो है 2 विच इज 4C2. ओके, तो 4C2 क्या होता है, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, प्लस अब 3 लेटर है या 4 लेटर है, दोनों के लिए एक ही है, विच इज इक्वल्स टू 1, तो इसका आंसर होगा 1. ओके, तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, 1 प्लस 6 प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू 15. तो हमारा जो फर्स्ट है जहाँ पे एटलीस्ट एक लेटर जो है वो करेक्ट एड्रेस पे जाएगा, वो वे होंगी 15. अब बारी है नंबर 2 की, जहाँ पे कोई भी लेटर जो है वो करेक्ट नहीं जाएगा. ओके, कोई भी लेटर करेक्ट एड्रेस पे नहीं जाएगा,
तो अब यहाँ पे यूज होगा परम्यूटेशन। तो क्या करेंगे, 4 लेटर जो है, तो हमारे पास 4 लेटर है, 1 2 3 4। ओके, तो इसको हम कितनी वे में एनवेलप को भर सकते हैं, तो यहाँ पे भरेंगे 4 वे में, यहाँ पे 3 कि फर्स्ट एनवेलप जब भर रहे हैं तब हमारे पास 4 लेटर्स है। ओके, एक लेटर हमने यहाँ पे अंदर रख दिया, तो अब कितने लेटर बच गए, 3। तो अब जब ये लेटर भरना है तो अब हमारे पास 3 लेटर्स है। अब जब ये भर दिया तो हमारे पास बच गए 2 लेटर्स। अब ये लेटर जब भर लिया तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक लेटर बचा, जिसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारा जो एनवेलप भर सकता है वो इन कितनी वे में हो सकता है, 4 into 3 into 2 into 1 which is equals to 4 factorial। ओके, एंड 4 factorial is equals to 24। ये हो गई हमारी टोटल वेज। ओके, अब हमें क्या करना होगा कि चारों के चारों गलत जाए। उसका मतलब क्या होगा कि एटलीस्ट एक लेटर तो है वो करेक्ट के ऊपर जाएगा, तो वो तो हमने फाइंड कर लिया ना कि एटलीस्ट एक लेटर करेक्ट के ऊपर जाएगा, मतलब 1 2 3 4 सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हमने चेक कर ली है। तो टोटल क्या हो जाएगा, जहाँ पे एक भी करेक्ट नहीं जाएगा तो वो हो जाएगा 24 टोटल वेज है हमारी, -15 जो है जहाँ पे एटलीस्ट एक लेटर जो है वो करेक्ट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे 24 - 15 विच इज 9। तो हमारे पास 9 वे ऐसी होंगी जहाँ पे सारे के सारे लेटर जो है वो गलत जगह पे, मतलब गलत एड्रेस पे जाएंगे। समझ में आया? कोई डाउट नहीं है ना? ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टार्ट कर लूं चैप्टर या फिर नेक्स्ट लेक्चर में करना है? नेक्स्ट। तो लास्ट लेक्चर में मैंने ये इतने एग्जाम्पल इसीलिए रखे थे क्योंकि ये थोड़े लेंदी थे और थोड़ा समझना ज्यादा था इसके अंदर, तो डाउट ना रहे इसीलिए। काफी टाइम हो गया, मैंने सोचा नहीं था इतना टाइम हो जाएगा, फिर भी तो नेक्स्ट लेक्चर में करना है। ओके, तो फिर आज के लेक्चर में यहाँ तक ही रखते हैं।